90% आबादी को लेकर। और इस देश की 90% आबादी के बारे में जैसा कि अभी प्रोफेसर रतन लाल जी ने बताया कि इस देश में ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ रहने वाले लोग किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, और इसके लिए जाति जनगणना की बात इन्होंने कही। अब इसी को लेकर के हम आगे चलते हैं। हमारा जो मुद्दा है, जिस विषय पे आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे, जो बात हम रखेंगे, वो है मीडिया में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, मीडिया में रिजर्वेशन होना चाहिए। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि मीडिया में रिजर्वेशन जरूरी क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों ऐसी आन पड़ी है कि मीडिया में रिजर्वेशन होनी चाहिए। नंबर 1, अगर मीडिया में रिजर्वेशन होता है तो वो कौन से लोग हैं जिनको इस देश में, कौन सा समुदाय है जिसको लाभ मिलेगा, क्या उनको लाभ मिलेगा। जैसे आप देखोगे सरकारी नौकरियों में आप देखेंगे कि जो लोग एक पर्टिकुलर समुदाय से बिलोंग करते हैं उनको डायरेक्टर, मैनेजर और चेयरमैन, वाइस चांसलर बनने नहीं दिया जाता है इस देश में। उन लोगों के बारे में हम बात करेंगे। उन लोगों को लाभ मिलेगा जब मीडिया में रिजर्वेशन आएगा, जिन लोगों को सरकारी व्यवस्थाओं में उनकी जाति के जनसंख्या के आधार पर जिनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, उन लोगों के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से जब मीडिया में आरक्षण होगा तो उन सारे लोगों को, जो गरीब हैं, कमजोर हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, ये सारे लोगों को लाभ किस प्रकार से मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आरक्षण जो है, आरक्षण क्या है और क्या आरक्षण सिर्फ भारत में हम लोग मांग रहे हैं या दुनिया के वो देश जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं अन्य सभी क्षेत्रों में विकसित देश हैं, क्या उन देशों में भी आरक्षण जैसी कोई चीज होती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, आरक्षण जो है वो समाज के, जिस देश में जो हर समुदाय के लोग रहते हैं, उन सारे समुदाय के लोग का सरकारी व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी हो, उससे फायदा ये होता है कि पूरा देश एकत्रित और संगठित होकर फिर अपने देश की विकास के लिए कार्य करता है और वो देश विकसित देश बन सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको अमेरिका की बात करता हूँ, यूएसए की बात करता हूँ। यूएसए में आप देखेंगे कि 1950-60 में 50 से 60 के 1950 और 60 के बीच में किंग मार्टिन लूथर जूनियर, उन्होंने इस देश में आरक्षण के लिए आप कह सकें या सहभागिता के लिए उन्होंने वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू की और 10 साल तक ये लड़ाई चली। 1963 में जाके किंग मार्टिन लूथर ने वाशिंगटन में अपना चलो वाशिंगटन करके एक यात्रा शुरू किया और उसमें उन्होंने कहा, वी ऑल्सो हैव अ ड्रीम, हम लोगों के भी अपने सपने हैं और उसे हम साकार करना चाहते हैं, जो बहुत ही पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। तो देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के लड़ाई से वहाँ पे एक लाभ लोगों को मिला। वहाँ पे लाभ ये मिला कि जब आप इस व्यवस्था को देखेंगे तो लाभ ये मिला कि बाद में आरक्षण को वहाँ पे क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव एक्शन के नाम पे अमेरिका में आरक्षण दिया गया। और आरक्षण जब दिया गया तो उसमें अमेरिका में रहने वाले सारे समुदाय, चाहे वो हिस्पैनिक अमेरिकन हो, चाहे वो एशियन अमेरिकन हो, चाहे वो अफ्रीकन अमेरिकन हो, सारे समुदाय, चाहे वहाँ के नेटिव अमेरिकन हो, सारे समुदाय के लोगों को जितने भी सरकारी ठेका थी, उन सरकारी ठेका में अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से हिस्सेदारी की बात की गई। और यहाँ तक कहा गया कि जिन कंपनियों की जो 1 साल का ट्रांजैक्शन है, अगर वो 50 लाख रुपया से ज़्यादा है, तो उन कंपनियों को अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से उन लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, तभी कोई भी सरकारी ठेका उन लोगों को मिल पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ के रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग, सरकारी पैसे से जो ठेकेदारी दी जा रही थी उसमें उन लोगों को हिस्सेदारी दी गई। नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे रहने वाले हर वर्ग के लोग अब अमेरिका को अपना मानते हैं और मिल करके सब लोग जब आज उसका विकास करते हैं, तो आप जानते होंगे कि अमेरिका दुनिया का आज के तारीख में सबसे मजबूत और ताकतवर देश बना। अब आपको कहोगे कि भाई वो तो बड़े लोग थे, उन्होंने किया, तो हम साधारण लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं।
तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, आप साधारण लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। वहाँ एक मैडम पार्कर हुआ करती थी। मैडम पार्कर, उस समय एक कानून हुआ करता था अमेरिका में, वहाँ पे जितने भी बसेस चलते थे वो सारे बसेस अमेरिकन के होते थे, यानी वाइट्स के होते थे। तो वहाँ पे व्यवस्था ये थी कि जितने भी ब्लैक थे, अगर कोई भी वाइट आ गया तो उनको सीट छोड़ करके खड़ा होना पड़ता था, और उसके बाद वो जो है वाइट बैठ के जाएगा और अमेरिकन जो है वहां पे खड़ा होकर के वाइट जो है वो बैठ के चलेगा, और बाकी मूल के जो लोग थे उन लोगों को बस में खड़ा होके चलना पड़ेगा। तो वहां पे मैडम पार्कर एक साधारण सी महिला थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। और पता है ये कानून था, ये कानून बना हुआ था कि वाइट आएगा तो बस में आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैडम पार्कर जो एक साधारण सी महिला थी, उसने रेसिस्ट किया और उसके बाद कहा कि नहीं, मैं नहीं खड़ा होंगी। तो उस समय तो मैडम पार्कर को जेल जाना पड़ा और बहुत सारी समस्याएं या प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ी। लेकिन बाद में वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के अलग अलग मूल के लोग थे, उन लोगों ने तय कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए हम इनके बस में नहीं चलेंगे। तो आपको मालूम है मात्र 13 से 14% जो है वहाँ वाइट लोग रहते हैं, उन लोगों की बसें बाद में खाली चलने लग गई। तो उनको साल भर के अंदर समझ में आ गया कि ये तो बड़ा मुश्किल है, अगर ब्लैक लोग हमारे बस में नहीं चलेंगे या बाहरी मूल के लोग नहीं चलेंगे तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब उन्होंने, आपको पता है वहाँ के कोर्ट ने उस कानून को इलीगल करार कर दिया गया, असंवैधानिक करार दिया, और बाद में फिर सारे लोग जिसको जहाँ पे सीट मिल जाए बस में वो लोग बैठना शुरू कर दिए। तो मेरे कहने का मतलब ये बात मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि एक आम आदमी भी अगर चाहे तो भारत में भी अगर मीडिया में वो आरक्षण को लेकर के आता है तो अब इसके लाभ मैं बताता हूँ। देखिए मीडिया है क्या। आज से पहले पुराने जमाने में 90s के पहले आप देखोगे तो मीडिया सिर्फ 2 तरीके के होते थे। एक तो होता था टेलीविजन वाला जो सरकारी मीडिया था, और उसके बाद जो होता था रेडियो के माध्यम से जन जन तक आपकी आवाज़ें या बातें पहुंचा करती थी। उसके बाद जो दूसरा मीडिया का जो पहले प्रकार था वो पता है क्या है, आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे। ये मंदिर में बैठे जो पुजारी हैं, जो आजकल प्रवक्ता बने हुए हैं, अलग अलग धर्मों पे प्रवक्ता जो बन के, वो लोग भी मैसेंजर का काम करते थे, एक प्रकार का मीडिया का वो लोग काम करते थे। तो आप देखोगे कि 90s के बाद में भारत में प्राइवेट मीडिया आना शुरू हो गया। तो अब आप कहोगे कि भाई आप प्राइवेट मीडिया में आरक्षण की बात कैसे करते हो, वो तो किसी एक पर्टिकुलर आदमी का है, उसने पैसा लगाया है और उसका आमदनी वो खा रहा है। तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्राइवेट मीडिया है भारत में, आपको मालूम होना चाहिए कि लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा उनको एडवर्टीजमेंट के माध्यम से मदद किया जाता है। एक साल में कितना? 1 लाख करोड़ रुपया। 1 लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ा बजट होता है। आपके समझने के लिए मैं बता दूं कि इस देश के किसान जितने भी आज लोन लिए हुए हैं बैंकों से, लगभग 1 लाख करोड़ों में सारे किसानों का लोन माफ हो सकता था। तो इतना बड़ा अमाउंट है जो आज के तारीख में मीडिया को दिया जाता है एडवर्टीजमेंट के नाम पर। और ये जो पैसा सरकार देती है, वो पैसा आप जो हजारों लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये आप लोगों का पैसा है। जब आप सुबह में माचिस का तिल्ली खरीदते हो, चाय खरीदते हो, चाय पत्ती खरीदते हो, ये सब के माध्यम से जो आप टैक्स देते हो, यही पैसा सरकार के पास जब जाती है तो उसको वो अलग अलग तरीके से खर्च करता है। तो जो 1 लाख करोड़ रुपया है वो आपका रुपया है, और आपका रुपया सरकार के पास जाता है, और सरकार फिर उस पैसे को इन मीडिया को एडवर्टीजमेंट के नाम पे खर्च करता है। तो हम कहते हैं ये मेरा पैसा है, सरकार कहाँ खर्च करेगी, कैसे खर्च करेगी, ये हम तय करेंगे, और उसका अब लाभ मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब होता क्या है कि आज के तारीख में जो आपकी समस्याएं हैं, जब मैं आप कहता हूं तो इस देश की जो 90% आबादी है SC ST OBC के लोगों को, मैं उनकी बात करता हूं। इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो जरूरतें हैं, वो जन जन तक कैसे पहुंचेगा, उसके बारे में उनको अवेयरनेस कैसे होगी, उनके अधिकारों के बारे में उनको जानकारी कैसे मिलेगी, ये कौन कर सकता है। क्योंकि इस देश में 150 करोड़ के आसपास, 140 कहते हैं, मैं इन जनरल बोल रहा हूं, 140 करोड़ के लगभग की आबादी जो है वो रहती है।
और अगर कोई मैं बात करूं कि सरकारी नौकरी में आपको हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, ये बात कैसे पहुंचेगी? तो मीडिया एकमात्र साधन है जो जन जन तक पहुंचने का काम करता है। और जब सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है और ये बात आपको जानकारी इस देश के लोगों को जब नहीं होगी तो कैसे आपको उसका अधिकार मिल पाएगा? उसके प्रति आप जागरूक नहीं होगे तो आप अपना मांग नहीं रख पाएंगे, और जब मांग नहीं रख पाएंगे तो सरकार उसके बारे में कोई कानून या कोई व्यवस्था लेकर के नहीं आ रही। ये मैं उदाहरण के तरह आपको समझाने का कोशिश किया। तो तब मैं आपको बताता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि इस देश के लोग अपने हक और अधिकार के बारे में जानें, और जानने का जो माध्यम बन सकता है वो है मीडिया। दूसरा, 1 लाख करोड़ की बात मैंने की। जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब ये बड़े बड़े मीडिया हाउस बनते हैं तो उनको सरकार रिवेटेड रेट पे उनको जमीनें देती है अपना वो पूरा खोलने के लिए, पूरी व्यवस्था के लिए। तो ये भी पैसा सरकार का है जो जमीनें उनको दी जा रही है। तो जिस प्रकार से अन्य व्यवस्थाओं में जो सरकारी पैसा है, उस सरकारी पैसे के इस्तेमाल में अगर ये व्यवस्था बनाई जाए कि हमारा आरक्षण, अब मीडिया में आरक्षण कहां कहां मिलना चाहिए ये भी समझना बहुत जरूरी है। मीडिया में उन पदों पर तो आरक्षण बहुत जरूरी है जो पद मैनेजरियल होता है, जो पद ये डिसाइड करता है। जैसे आपने सुना होगा कि एडिटर होता है मीडिया में, एडिटर तय करता है कि क्या बोली जाएगी, क्या सुनी जाएगी और क्या चलाया जाएगा। तो एडिटर के पद पर या जो जो इम्पोर्टेंट जो पद हैं, मैनेजरियल जो पोस्ट हैं, उन पदों पर जो है इसको जरूर करना चाहिए रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन आबादी के अनुसार करनी चाहिए। जो 90% हमारी है आबादी है, इस आबादी के हिसाब से हर डिपार्टमेंट मीडिया में हर भाग में हमको 90% अधिकार चाहिए। तो आप कहोगे कि ये कैसे संभव है? तो इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है। चूंकि वो जो लाखों करोड़ रुपया मीडिया को जाता है, वो मीडिया कम से कम उनको ये कहा जा सकता है कि अब आप इसको जो है उन्हीं लोगों को ये पैसा दिया जाएगा एडवर्टीजमेंट के लिए जो हिस्सेदारी की बात करे, और जो अपने हिस्सेदारी की बात करे, और जो लोग 90% व्यवस्था में 90% हिस्सेदारी SC ST OBC को देगा, उन्हीं को सरकारी एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा। और जो लोग नहीं देंगे उनको सरकार और लोग दोनों बाइकआउट करेंगे। अगर इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए कि उन्हीं प्राइवेट एजेंसियों को या मीडिया को दिया जाएगा ये एडवर्टीजमेंट, जो प्राइवेट मीडिया और एजेंसी अपनी व्यवस्था में जिस प्रकार से विदेशों में, अमेरिका में जो लोग पूरा डिटेल्स देते हैं कि यहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन का पूरा व्यवस्था लागू किया जा रहा है, उसी प्रकार से भारत में अगर मीडिया में कहे कि जो 90% अधिकार जिन लोगों को नौकरी और रोजगार देने वाली जो मीडिया कंपनियां हैं उन्हीं को एडवर्टीजमेंट का पैसा मिलेगा, बाकी दूसरे लोगों को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आरक्षण को जो है वो लागू किया जा सकता है। और जब आरक्षण लागू होगा तो इस देश का 90% जो आबादी है उसकी हिस्सेदारी होगी, उसको जानकारी होगी अलग अलग विभागों के बारे में, और उसके बाद इस देश की जो वास्तविक विकास है वो संभव है। क्योंकि इस देश का जब 90% लोग अपने हक और अधिकार के बारे में जानकारी ले लेंगे तो उसके बाद उनको वहाँ पे ये सब मिल करके जब काम करना शुरू करेंगे तो ये देश, भारत देश भी विकासशील से विकसित देश बन सकता है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के ऑर्गेनाइजर हमारे डॉक्टर रतन